पैरालिसिस यानी कि लकवा आजकल यह भी काफ़ी कॉमन बीमारी हो गया है। पहले के समय में बहुत यह केस कम देखने को मिलता था। कभी कभार सुनने को मिलता था कि हाँ, फला जगह या फला आदमी को पैरालिसिस का अटैक आया है, लेकिन आजकल यह बीमारी काफ़ी कॉमन हो गया है। पैरालिसिस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है इन्फार्क्ट और दूसरा होता है हेमोरेज। इन्फार्क्ट में क्या होता है, तो कहीं भी कोई बहुत पतली नस जो होती है किसी कारण से ब्लॉक हो जाए, उसमें कोई खून का थक्का आकर फंस जाए, या शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण या ब्लड वेसल्स के अधिक चिपचिपा होने के कारण वहाँ की जो नसें होती है वह अगर संकीर्ण हो जाए, ब्लड नहीं जा सके, तो उससे क्या होता है, आगे का जो एरिया होता है ब्लड नहीं मिलने के कारण, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण निष्क्रिय होने लगता है। वहाँ की जो सेल्स होती हैं वे काम नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे डेड होने लगती हैं। हेमोरेज में ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, फट जाती हैं। यह अधिकांशतः हाई बीपी में देखने को मिलता है, या अगर किसी कारण से बहुत अधिक टेंशन तनाव हो उसके कारण भी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, या कोई मानसिक आघात लग गया उसके कारण भी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, या अगर चोट लग जाए उसके कारण भी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। जब ब्रेन में होता है तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, जब हार्ट में होता है तो उसे हार्ट स्ट्रोक कहते हैं, जब किडनी में होता है तो उसे किडनी डिजीज कहते हैं। यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका नाम दिया जाता है, लेकिन सेम चीज़ एक ही होता है कि कहीं पे कोई नसें ब्लॉकेज होने के कारण ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं पे कोई नस फट गई है उसके कारण आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वह जो अंग होता है वह काम नहीं कर पाता है, शिथिल पड़ जाता है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों का ब्रेन जो होता है वहीं पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वहीं से सारे सिग्नल्स आते हैं तो हम लोग हाथ हिला पाते हैं या बोल पाते हैं, या मतलब जो भी क्रिया होती है सबका सिग्नल जो होता है ब्रेन से ही आता है। ब्रेन में बहुत पतले पतले नसें होती हैं। अगर कोई नस फट जाए या ब्लॉक हो जाए तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाने के कारण आगे के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको ग्लूकोज, ऑक्सीजन या अन्य प्रकार के मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वे न्यूरॉन्स जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। और जब न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाते हैं तो वे सिग्नल नहीं छोड़ पाते हैं, और सिग्नल नहीं छोड़ पाने के कारण हाथ पैर क्या होता है, तो वह अपाहिज हो जाता है, यानी कि काम करना बंद कर देता है। यह रोग जितना अधिक पुराना होता है उतना ठीक होने में काफ़ी अधिक समय लगता है, या बहुत अधिक पुराना हो जाने पर ठीक होने का बहुत कम चांस होता है। जितना नया होता है इसके रिकवरी का चांस उतना अधिक होता है। पैरालिसिस के मरीज़ को अधिक से अधिक जितना संभव हो सके उतना उनको आप एक्सरसाइज कराएं, या अगर आप स्वयं पैरालिसिस के मरीज़ हैं तो जितना संभव हो आप एक्सरसाइज करें, और आपका जो अंग पैरालाइज हो गया है उस अंग को अधिक से अधिक मूवमेंट दें। जैसे कि बहुत सारे पैरालिसिस के मरीजों में आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति चलने तो लगता है लेकिन उनकी जो हाथें होती हैं वह काम नहीं कर पाती हैं। कारण यह है कि आप टहलने में अधिक जोर देते हैं, आपके परिवार वाले भी आपको टहलने के लिए अधिक प्रेरित करते हैं, तो उससे क्या होता है, पैर का जो उपयोग होता है वह अधिक होने लगता है, यानी कि एक तरह से पैर का एक्सरसाइज अधिक होने लगता है। जबकि हाथ का उपयोग नहीं होने के कारण, हाथ का अधिक मूवमेंट नहीं होने के कारण बाजू क्या होता है वह शिथिल पड़ा रहता है। इसीलिए आप दोनों का प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, दोनों का एक समान उपयोग करिए। पैरालिसिस के मरीज के लिए प्राणायाम जो है वह रामबाण है, काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप अनुलोम विलोम 1 घंटा या इससे अधिक भी करें, सुबह शाम करें, तो बहुत तेज़ी से जो होता है पैरालिसिस आपका रिकवर होने लगता है, आपकी जो लकवा है वह ठीक होने लगती है, आप अपने पुराने अवस्था में आने लगते हैं। वैसी चीज़ें न खाएं जिसमें अधिक मात्रा में फैट्स या कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जैसे कि मीट हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध या दूध से बना कोई सामान हो गया। जब ये सब चीज़ें आप खाते हैं तो आपके शरीर में जो है कोलेस्ट्रॉल बनता है, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ये सब को मालूम ही है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और जहाँ पे आपके नसें ब्लॉकेज हैं
या फटी हुई है वह जाकर वहाँ पे चिपकने लगता है। चिपकने के कारण नसें जो होती हैं उनके खुलने की जो संभावना होती है वह बंद हो जाती है। अधिक से अधिक मात्रा में आप फल खाएं, सलाद खाएं, हरी कच्ची सब्जियां खाएं। इनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह बिल्कुल नहीं होता है, 0% इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। स्प्राउट्स एंड नट्स खाएं, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल न के बराबर होता है। प्रत्येक दिन रेड जूस या ग्रीन जूस ज़रूर पिएं, जैसे कि पलाकी का जूस, चुकंदर का जूस। जब आप इस जूस को पीते हैं तो इससे आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब अधिक बनता है तो इससे आपके ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, तो वे डायलेट होती हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो जहाँ पे जो नसें ब्लॉक हुए पड़ी हैं वे खुलने लगती हैं, और जब नसें खुलती हैं तो आगे ब्लड सप्लाई जो होता है वह चालू हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई चालू हो जाता है तो ब्लड की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो सेल्स या जो न्यूरॉन्स डैमेज हो गए थे वे फिर से रीजनरेट होने लगते हैं, रीग्रो करने लगते हैं, और आपका ब्रेन का वह पार्ट जो होता है फिर से एक्टिव हो जाता है। और जब ब्रेन का वह पार्ट एक्टिव हो जाता है तो आपके हाथ पैर जो काम करना बंद कर चुके थे वे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। पाँव के पंजे एवं हाथ की हथेलियों को खूब अच्छी तरीक़ा से मालिश करें, खूब चारों तरफ खूब अच्छा तरीक़ा से मालिश करें। हाथ और पैर जो होते हैं, यानी कि जो पंजा होता है और जो हम लोग के हाथ होते हैं, हथेलियाँ होती हैं, या पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करती है। और पैरालिसिस के मरीज का जब आप हाथ की हथेलियाँ, पाँव के पंजे खूब अच्छी तरीक़ा से उनको स्टिमुलेट करते हैं, खूब अच्छा तरीक़ा से उसका मालिश करते हैं, पूरे अंगुलियों को, अंगुलियों के टिप को, पैरों के भी अंगुलियां हैं उनके टिप को अगर आप बहुत ही अच्छा तरीक़ा से मालिश करते हैं, प्रेशर के साथ में थोड़ा दबाव देकर, तो उनसे उनका पूरा बॉडी जो होता है वह स्टिमुलेट होने लगता है। ब्रेन का वह एरिया जो इनएक्टिव पड़ा हुआ है वह भी स्टिमुलेट होता है। वह नस जो किसी प्रकार के ब्लॉकेज के कारण ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रही है, या नसें जो फटी पड़ी हैं वे भी स्टिमुलेट होने लगती हैं और फिर रीजनरेट होने लगती हैं, और ब्लड सप्लाई जो होता है वह फिर से सुचारू रूप से होने लगता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के शरीर का जो वाइटल एनर्जी होता है वह हम लोगों के हाथ पाँव की जो उंगलियां होती है यहाँ पे लास्ट वाले एरिया में उसका जो प्रवाह होता है वह हमेशा के लिए काफ़ी अधिक होता है। तो जब आप इसको यहाँ पे इस प्रकार से मालिश करते हैं तो वो वाइटल एनर्जी जो है हम लोगों के शरीर की तरफ प्रवाहित होने लगती है और इस प्रकार से ब्रेन में पहुँचती है। जब वह ब्रेन में पहुँचती है तो वहाँ पर वह ब्रेन को हील होने में मदद करती है। इस प्रकार से ब्रेन जो है बहुत तेज़ी में हील होने लगता है, और फिर कुछ ही दिनों में आप देखते हैं कि आपका मरीज़ जो है वह ठीक होने लगता है और ठीक हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको 2 प्रकार के तेल बनाने की विधि बता रहा हूँ, जिसे आप बनाकर अपने मरीज़ के पैरालाइज अंग पे लगा सकते हैं, या उनके हाथों की मालिश कर सकते हैं, या मालिश करने से उनके शरीर में जो है काफ़ी गर्मी उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होता है। इसमें आपको पहला जो तेल बनाना है उसमें आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। आप 50 ml तिल का शुद्ध तेल लाएं और उसके बाद में 50 ग्राम पपीता का बीज लाना है और उसको कूट पीस कर पाउडर बना लेना है, और तेल में डालकर खूब अच्छा तरीक़ा से उसको पकाना है। और तेल पक जाए तो उसके बाद में उसको छान कर किसी शीशी के बोतल में रख लें, और उस तेल से क्या करें तो मालिश करना है। दूसरे प्रकार का जो तेल है उसे बनाने में आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। 300 ग्राम तिल का तेल, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम जायफल और 100 ग्राम आक का जो पौधा होता है उसका जड़। अब इसे किस प्रकार से बनाना है इसकी विधि हम लोग देख लेते हैं। पहले आप जायफल का छिलका आप उतार दें, उसके बाद में आप जायफल को थोड़ा थोड़ा उसको तोड़कर 3-4 हिस्सों में उसको बांट दें। कोई लोहे की कढ़ाई लें और उसको धीमे आंच वाले चूल्हे पर चढ़ा दें, और उसमें 300 ग्राम तिल का तेल डाल दें और उसको गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें लौंग और जायफल दोनों को उसमें डाल दें और 5-7 मिनट तक उसको अच्छी तरीक़ा से पकने दें। 5-7 मिनट के बाद आप उसमें आक का जो जड़ है वह उसमें धीरे धीरे करके एक एक करके डालते रहें। उसके बाद में उसको उसी प्रकार से पकने दें, या लगातार 1 से 2 घंटा या 3 घंटा तक भी
पकने में समय ले सकता है। जब यह अच्छी तरीक़ा से पक जाएगा तो जो आग का जड़ है वह बिल्कुल ब्लैक पड़ जाएगा। जब ब्लैक पड़ जाए तो इसका मतलब जो है आपका तेल तैयार हो चुका है। उसके बाद में आप किसी छलनी की सहायता से उसको छान लें, किसी कांच के बोतल में उसको पैक करके रख लें और इस तेल से मालिश करें। इस तेल को लगाने से शरीर में काफ़ी गर्मी उत्पन्न होती है। जब हीट उत्पन्न होता है तो शरीर में एनर्जी बढ़ता है। जब आपका एनर्जी बढ़ता है तो आपके जो हाथ पांव शिथिल हुए पड़े रहते हैं वे धीरे धीरे काम करना चालू कर देते हैं। तो आप इन सारे उपायों को एक साथ ही करें। तेल जो मैंने यहाँ पे दो बताया है उसमें किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ में किसी प्रकार का अन्य थेरेपी या एक्सरसाइज करा सकते हैं और कराना भी चाहिए। जिससे रिकवरी जो होता है वह काफ़ी तेज़ हो जाता है।